बेटा कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 2 जीव जगत के वर्गीकरण पार्ट ए के अंतर्गत हम जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अरस्तु के द्वारा जो होता है कि जीवों को दो समूहों में, अरस्तु के द्वारा जीवों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया था। एक था जंतु, दूसरा था पादप। लेकिन ये जो इनका था दोनों वर्गीकरण, ये पहले इसका पालन किया गया, लेकिन बाद में लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस की एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, तो लिनियस ने क्या किया, अपनी पुस्तक, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवों को दो जगत में बांटा है, एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। मतलब पहले दो समूह था, एक जंतु एक वनस्पति, ये अरस्तु ने किया था। लेकिन बाद में लिनियस ने क्या किया, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीव जगत को दो जगतों में बांट दिया, एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। अब जंतु जगत में बहुकोशिकी जंतु एवं एक कोशिकी प्रोटोजोआ, और ये क्या कहते हैं कि एक कोशिकी में, जैसे देखिए कि लिनियस ने क्या किया था अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में जंतु जगत में बहुकोशिकी और एक कोशिकी जंतुओं को रखा था। अब पादप जगत में जितने भी पौधे थे, चाहे वह कवक हो या हरे पेड़ पौधे हो, रंगहीन हो या रंगीन हो, जीवाणु हो, सभी को पादप जगत में रखा था। अब क्या हुआ, पौधों और जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता था, और इसी के कारण था कि व्हिटेकर ने फिर 5 जगत वाला वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इनके में, लिनियस में और अरस्तु में कमियां थी। कमियां क्या थी कि पहली कमी देखिए, अब इनके में लिनियस में कमी क्या थी, कमी में क्या था कि इन्होंने एक कोश की यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोश की और बहुकोश की जीवों को एक साथ रखा, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो पहले था वो यही था कि एक कोश की और बहुकोश की, दोनों को एक साथ रखा गया, दोनों को एक साथ रखना। दूसरा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को भी साथ रखा गया, दोनों को साथ रखा गया, ये भी इसकी कमी है। तीसरा था इसमें कि प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी, को साथ रखा गया। तो इसके अलावा जो था कवक और हरे पादप, कवक व हरे पादप, इनको भी साथ रखा गया, इनको भी क्या किया गया, साथ रखा गया। तो ऐसे में हम दोनों का अध्ययन, जैसे कवक है, कवक में क्लोरोफिल्स नहीं होते, जबकि हरे पादप जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल्स होता है। तो कवक तो मृतोपजीवी है,
लेकिन हरा पादप जो होता है ये मृतोपजीवी तो है नहीं, तो स्वापोषी, ऑटोट्रॉपिक, स्वापोषी। तो ऐसे में जो इन जीवों को रखा गया था इस जगत में लिनियस ने, तो इसको क्या ना तो हम जंतु कह सकते हैं और ना ही पादप कह सकते हैं। भाई दोनों को मिक्स किया गया है ना, दो ही जगत बनाया गया, तो न तो इसको जंतु कह सकते हैं न तो पादप कह सकते हैं। ऐसे में तीसरे जगत की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा गया। तो तीसरा जगत में है क्या? हरे पादप के अलावा क्या है? कवक। कवक, अब देखिए, तो इसका जो था कि कवक जो है ये मृतोपजीवी है, मतलब ये देखिए पोषण, न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो ये मृतोपजीवी और यह स्वापोषी है। तो ऐसे में तीसरे जगत और दूसरी चीज होती है कि एक कोश की और बहुकोश की। तो एक कोश की में तो ये तो आएगा नहीं, एक कोश की में प्रोटोजोअन्स एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है पादपों में। तो ऐसे में एक कोश की जीव, दूसरा कि जैसे अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल्स के बारे में, सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो अब प्रोकैरियोटिक उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। तो ऐसे में इन सब के लिए किसके लिए? जीवाणुओं के लिए, शैवालों के लिए, कवकों के लिए तथा प्रोटोजोआ के लिए, संघ के लिए तीसरे जगत का प्रस्ताव हुआ और उसको प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन ये भी जो था वर्गीकरण ये सही नहीं था। तब जो था व्हिटेकर ने क्या किया कि 5 जगत प्रणाली वाली वर्गीकरण की स्थापना की। भाई ये में कमियाँ थी, तो कमियों के लिए क्या किया? फिर सन 1969 में व्हिटेकर ने क्या किया था? 5 जगत वाला, 5 जगत प्रणाली की स्थापना की। और यही हम आज पढ़ते हैं। तो ये जो था व्हिटेकर का 1969 में व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली की क्या की थी? स्थापना की थी। यही सही है, यही क्या है? सही। अब इसमें 5 जगत में कौन कौन जगत हैं? तो नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक, इसको फंजाई कहते हैं, फंजाई। चौथा पादप, इसको या प्लांटी, पादप कहेंगे या कहेंगे प्लांटी। और 5वां जो होता है ये जंतु होता है, इसको एनीमेलिया ये कहते हैं। अब ये 5 जगत, इसी व्हिटेकर के 5 जगत वाला वर्गीकरण को मान्य किया गया। तो ये 5 जगत का आज हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है कि जो ये 5 जगत हैं, ये 5 जगत वाला जो है वर्गीकरण, इसका क्या है? लक्षण है। लक्षणों के आधार पर ही व्हिटेकर ने 5 जगत वाले वर्गीकरण की स्थापना की थी। और ये वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित है। निम्न लक्षणों पर क्या है? आधारित है। नंबर 1 किसके पर है? नंबर 1 कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना की जटिलता, ये नंबर 1 है। कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर हो गया। तो कोशिका संरचना की जटिलता जो होती है, देखिए अब इसमें जटिलता में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक एंड क्या है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये 2 हो गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब इसमें क्या है कि
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अगर हम देखते हैं कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर, तो अगर इसको हम खाली लेते हैं प्रोकैरियोटिक को, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रो इज इक्वल टू बाय मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव माने होता है आद्य, और कैरियोटिक जो होता है वो कैरियन से बना होता है। कैरियन इज इक्वल टू बाय मीन्स होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में से आप जानते हैं क्या होता है, केंद्रक। अब देखिए क्या हो गया, आद्य केंद्रक, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक में जो जितने भी सेल्स होती हैं, जीव आते हैं, उनमें केंद्रक में केंद्रक कला नहीं होती। तो केंद्रक कला नहीं होती, अब बात समझ रहे हैं कि भाई कोशिका है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक कला है ना। तो जब ये केंद्रक कला नहीं रहेगी तो इसके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियर मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। अब ये जो होता है केंद्रकीय पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल केंद्रकीय पदार्थ, उसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। तो ये केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगी, तो अब ये न्यूक्लियर मटेरियल्स जो होता है केंद्रकीय पदार्थ जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में है, ये क्या हो जाएगा, अलग। अब इसको हम केंद्रक थोड़ी ना कहेंगे, तो इस अवस्था को कहेंगे आद्य केंद्रक है। केंद्रक कला नहीं है लेकिन केंद्रकीय पदार्थ है, तो इसको कहेंगे आद्य केंद्रक। अब यहाँ पर ये होता है कि देखिए, ये तो प्रोकैरियोटिक की बात हो गई। अब यूकैरियोटिक में, अब अगर हम यूकैरियोटिक का लिखें, यूकैरियोटिक, तो U इज इक्वल टू बाय मीन्स ट्रू। U इज इक्वल टू बाय मीन्स ट्रू, ये सत्य हो गया, या सुविकसित कहते हैं या सत्य कहते हैं। और कैरियन इज इक्वल टू बाय मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है, केंद्रक, ये केंद्रक हो गया। अब देखिए, सत्य या सुविकसित, सत्य या सुविकसित, ये सत्य या सुविकसित, और ये होता है केंद्रक, ठीक, सत्य या सुविकसित केंद्रक। तो जिसमें केंद्रक सुविकसित केंद्रक होगा उसको किस में रखा जाएगा, यूकैरियोटिक में। तो ये कोशिका संरचना की जटिलता थी जिसके आधार पर इस जगत का वर्गीकरण हुआ। दूसरा जो होता है इसमें शारीरिक संगठन की जटिलता, शारीरिक संगठन की जटिलता, ये तो कोशिका की थी। अब शारीरिक संगठन की जटिलता, अब शारीरिक संगठन की जटिलता में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत एक कोश की, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आएंगे, एक कोशिकी और बहुकोशिकीय, दो जीव आएंगे। अब देखिए, एक कोशिकी यूनिसेलुलर इसको कहते हैं, यूनिसेलुलर, और इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर, ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी। अब यूनिसेलुलर में क्या है कि जिस जीव में एक ही कोशिका हो और उसके जीवन की समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका में पूर्ण होती हो। बात समझ रहे हैं, एक कोशिका हो और जीवन की समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका करती हो, तो जीवन की समस्त जैविक क्रिया का मतलब क्या, श्वसन, पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता, वृद्धि, सारी जो क्रियाएं होती हैं ये एक कोशिका के अंतर्गत होती है।
ठीक, तो एक ही कोशिका है। तो एक कोशिका में क्या होता है, अब देखिए कि अमीबा है, प्रोटोजोआ से प्रोटोजोम अगर ले लीजिए, प्रोटोजोम क्या हो, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका, प्रोटोजोआ संघ में आपका अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना ये एनिमल्स आते हैं, जीवाणु है। तो ये सब क्या है कि सारी क्रियाएं जो जैविक क्रिया होती है एक कोशिका के अंदर अंतर्गत होती है। वहीं पर बहुकोशिकीय प्राणी है, इसका निर्माण है इसका मतलब है कि इनके शरीर का निर्माण कई कोशिकाओं से होता है और इन्हीं कोशिकाओं से अलग अलग अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, जिसके कारण जो होता है ये क्रियाएं अलग अलग तंत्रों द्वारा संपन्न होती हैं। अब अलग अलग तंत्र का मतलब क्या है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, पाचन के लिए पाचन तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र। ये सिस्टमैटिक जो होती है ये कोशिकाएं इसको बनाती हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय हो गया और बहुकोशिकीय हो गया। अब देखिए इसमें इसके अलावा जो होता है तीसरा, वो होता है पोषण प्राप्त करने की विधियां। तीसरा क्या होता है, पोषण प्राप्त करने की विधियां। ये पोषण प्राप्त करने की विधियां। अब हम अगर न्यूट्रिशन का अध्ययन करें, न्यूट्रिशन पोषण, तो हम चलिए पोषण का अध्ययन करते हैं न्यूट्रिशन का। तो देखिए पोषण में क्या होता है, अगर हम उसका चार्ट बनाएं, चार्ट से हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से, तो हम चार्ट बनाते हैं इसका न्यूट्रिशन पोषण। अब पोषण में देखिए पोषण को हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक। अब दो भागों में पोषण को कितने भागों में बांटा, दो। एक होता है स्वापोषी और दूसरा होता है परपोषी। एक स्वापोषी हो गया और दूसरा परपोषी। अब स्वापोषी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ये स्वापोषिक है, ऑटोट्रॉफिक। अब इसको क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। तो यहाँ लिखते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। किसको, न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन माने क्या, पोषण। अब पोषण की अगर परिभाषा कोई पूछ ले तो पोषण परिभाषा क्या देंगे कि भोज्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को, है ना, भोज्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को प्राप्त या ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो यहाँ पर पोषण को दो भागों में बांट दिया गया, स्वापोषी और परपोषी। अब स्वापोषी जो होते हैं अगर इनको देखा जाए तो दो भागों में बांट दीजिए। अगर हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं तो सारी क्रियाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं। देखिए ये पोषण में क्या है कि हमने लिखा पोषण को दो भागों में बांटा गया। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। जीवाणु में क्या, प्रकाश संश्लेषी भी दो प्रकार से होता है। एक होता है लाल बैंगनी जीवाणु, लाल जीवाणु में बैंगनी जीवाणुओं में, और दूसरा होता है हरे जीवाणु। मतलब इसमें वर्णक का अंतर है। रेड पर्पल बैक्टीरिया, ठीक, और इसको कहते हैं ग्रीन। इसमें बैक्टीरियोक्लोरोबियम ये वर्णक होता है। क्या होता है, बैक्टीरियोक्लोरोबियम ये वर्णक है, क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरियोक्लोरोबियम। तो इस हरे जीवाणु दोनों जो होता है, वर्णक ये भी है, दोनों जो होता है प्रकार। लेकिन देखिए इसमें लाल बैंगनी वर्णक है, इसमें हरा वर्णक है। तो ये हरे जीवाणु हो गया, लाल बैंगनी जीवाणु हो गए।
अब यहाँ पर अगर इसका अध्ययन करेंगे रसायन संश्लेषी में, तो रसायन संश्लेषी में क्या है, एक होता है नाइट्रीकरण जीवाणु। नाइट्रीकरण का मतलब समझते हैं, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रीफाइंग। और जो नाइट्रीकरण जो जीवाणु होता है ये जल्दी करता क्या है, ये आप अगर नाइट्रोजन चक्र पढ़े होंगे तो नाइट्रोजन चक्र में जो जीवों के जो अवशेष होते हैं उनको सड़ा गला देते हैं, ठीक। और फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बनाते हैं। तो जैसे गाय का गोबर वगैरह है, तमाम पेड़ पत्तियों के अवशेष हैं, इनका क्या करते हैं, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रेट जब करण करेंगे तब नाइट्रेट बनेगा, और वही नाइट्रेट पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए नाइट्रीकरण हो गया। दूसरा जो होता है लौह जीवाणु। लौह जीवाणु मतलब आयरन, लौह जीवाणु मतलब आयरन जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया। ये क्या कर, ये ऐसे जल में रहते हैं जहाँ पर आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो ये फेरस को फेरिक में, फेरस को फेरिक में, या फिर 2+ चार्ज या फिर 3+ चार्ज, फेरस को फेरिक में बदल देते हैं। तो ये आयरन जीवाणु तो अवश्य अपना पोषण करते हैं। तीसरा होता है हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जीवाणु, ये जो जल होता, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। चौथा होता है गंधक जीवाणु। गंधक जीवाणु, गंधक जीवाणु का मतलब होता है सल्फर बैक्टीरिया। और ये गंधक को, गंधक और जल को, गंधक में से गंधक और जल को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। अब हम चलते हैं परपोषी पर। परपोषी देखिए 3 कैटेगरी है, 3 श्रेणी है। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतोपजीवी, तीसरा होता है सहजीवी। 3 हो गया, परजीवी, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक। तो ये परजीवी मतलब ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के, या होस्ट, होस्ट माने कहते हैं पोषक, किसी दूसरे होस्ट के अंदर रह करके उससे अपना पोषण करते हैं, तो परजीवी कहलाते हैं। जैसे जुआ है, ये क्या है, परजीवी। एस्केरिस से जो पेट का केंचुआ होता है वो भी क्या है, परजीवी है। लेकिन परजीवी में कौन परजीवी, अंतः परजीवी। तो फीताकृमि है, एस्केरिस है, लीवर फ्लूक है, फाइलेरिया, ये सब क्या है, परजीवी है। और शरीर के अंदर रह करके ये भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। खटमल, मच्छर, ये सब क्या है, सब परजीवी है। जुआ है, जोंक है, ये सब क्या है, परजीवी। लेकिन मच्छर, खटमल, जोंक, जुआ जो होता है ये वह परजीवी है। और वहीं पर फीताकृमि, एस्केरिस, लीवर फ्लूक है ना, ये सब क्या है, अंतः परजीवी है, लेकिन है तो परजीवी ना। दूसरा होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में क्या होता है कि ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर रह करके, है ना, उनसे अपना पोषण, कहने का मतलब ये होता है कि ये अपना भोजन मृत व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त, कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो मृतोपजीवी जो जीवाणु होते, जीव होते हैं ना, एक एंजाइम्स का स्राव करते हैं। एंजाइम्स, वो एंजाइम्स क्या करता है कि मृत पदार्थों को सरल यौगिकों में क्या करता है, अपघटित कर देता है। तो जब मृत पदार्थों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देगा, तब जाकर ये उससे अपना क्या करेंगे, पोषण। आप देखते हैं कि कोई भी अगर फल वगैरह है, अगर ऐसे रख दिया जाए, सड़ता गलता है, गल जाता है, अपघटित हो जाता है ना, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, गलने लगता है। तो इस तरह से सड़े गले पदार्थों से अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और तीसरा होता है सहजीवी। तो देखिए सहजीवी में क्या है कि इनमें 2 प्रकार के पौधे एक साथ रहते हैं। इनमें जो होता है सहजीवी में, सिम्बायोटिक में,
इनमें क्या होता है कि दो प्रकार के पौधे जो होते हैं एक साथ रहते हैं, और साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग से जीवन यापन करते हैं। मतलब अगर वो उसको दे रहा है तो उसके बदले वो भी दे रहा है। जैसे सहजीवी जीवाणु में क्या होता है, अगर हम नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सहजीवी जीवाणु जो होता है ना, ये स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदल करके पौधे को देता है। तो नाइट्रेट जो होता है पौधे का मुख्य पोषक पदार्थ होता है, जिसके कारण पौधा तेजी से डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। हाँ, और फिर उस पौधे से ये क्या करता है, पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। तो दोनों का जीवन चल रहा है एक दूसरे के सहयोग से ना। अगर ये दे रहा है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, पोषक पदार्थ के रूप में दे रहा है, तो उसके बदले पौधा जो होता है इसको क्या करता है, पोषक पदार्थ ग्रहण कराता है। तो दोनों का जीवन यापन चलता रहता है। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन इसका उदाहरण एक है, ठीक है। लाइकेन जो होता है इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है कि देखिए जो मटर कुल के जितने दलहनी फसलें होती हैं, आपको मटर आपके नज़दीक में रहता है, तो मटर कुल के पौधों में क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं उस जड़ों में गांठें होती हैं, और उन्हीं गांठों पर ये जीवाणु रहता है। तो इस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये जो होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये जीवाणु इसकी दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से पोषण प्राप्त करने की विधियों के आधार पर व्हिटेकर ने क्या किया कि पादप जगत, जीव जगत की पूरी क्या की, स्थापना की। अब देखिए जीवन शैली, जीवन शैली, तो हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, जीवन शैली, ठीक। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, सब अपना अपना लाइफ अलग अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं। तो अब जीवों में क्या है कि जो लाइफ स्टाइल होती है वो जीवधारियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार है, और जीवित रहने का जो ढंग होता है तो उसी ढंग के आधार पर जीवों को निम्न वर्गों में क्या किया है, बांटा है। तो आप अगर हम इकोसिस्टम देखिए अध्ययन करते हैं, कक्षा 10 में आपने अध्ययन किया होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है कि जो इकोसिस्टम में हमने क्या किया कि देखिए जैविक और अजैविक घटक है, जैविक और अजैविक क्या है, घटक है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक देखिए हम पाठ्यक्रम का फिर से हम चर्चा करते हैं कि एक होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक, और दूसरा होता है जैविक घटक। ये अजैविक घटक में हम इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक चीज़ों। प्राकृतिक में ये हम कहते हैं वायु है, प्रकाश है, ताप है, वायु, प्रकाश, ताप, जल, इन सब का जैविक घटकों के, अजैविक घटकों के अंतर्गत। जैविक जो घटक होता है, इस जैविक घटक में हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें सबसे पहले होता है उत्पादक, उत्पादक। दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक। अब उपभोक्ता की 3 कैटेगरी है, उपभोक्ता की 3 कैटेगरी कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर
द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए उत्पादक को इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर कहते हैं, और इसको कहते हैं कंज्यूमर, और इसको कहते हैं डिकम्पोजर। ये तीन हो गए। अब उसी तरीके से उपभोक्ता का है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो तीन तो हुआ इसमें। अब उत्पादक है तो उत्पादक जैविक घटकों के अंदर जो उत्पादक होता है, उत्पादक क्या है? ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। स्वयं भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो हम लोग भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं स्वयं? नहीं, पौधे करते हैं। कौन पौधे? अब देखिए पौधे एक होता है हरे पौधे होता है। तो हम इसमें पौधे सिर्फ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एज हरे पौधे। जैसा क्या है? हरे पौधे, ये हरे पौधे कहेंगे। सिर्फ इसमें पौधे नहीं कहेंगे, पौधे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? दोनों मिला करके हरे पौधे। तो जब हरे पौधे हो जाएगा तो क्या है? उत्पादक है। और हरे पौधे क्योंकि इसमें वर्णक होता है तो सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। दूसरा होता है उपभोक्ता। अब देखिए उपभोक्ता की कैटेगरी, उपभोक्ता में क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लेते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपभोक्ता। तो देखिए उपभोक्ता में क्या होता है कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये प्राणी होते हैं। शाकाहारी हार्बीवोरस, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो मांसाहारी कहते हैं कार्निवोरस और सर्वाहारी कहते हैं ओमनीवोरस। तो अब इसमें क्या है कि हम प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, केवल शाकाहारी जीव आते हैं जो किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन उत्पादक से ग्रहण करते हैं, जो अपना भोजन किससे? उत्पादक से ग्रहण करते हैं। उत्पादक मतलब क्या है? हरे पेड़ पौधे, इससे ग्रहण करते हैं, तो उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। तो शाकाहारी में कौन सा आएगा? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यही सब तो आएंगे ना, जो सिर्फ घास वगैरह को खाते हों, हरे पादपों को खाते हों, तो वो शाकाहारी होते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, मतलब इनसे प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये वाला प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हो गया, ठीक। तो जब द्वितीयक, ये जो प्राणी है जब प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन को ग्रहण करेगा तो ये क्या होगा? शाकाहारी है? नहीं, क्या है? मांसाहारी। तो ये इनको क्या कहेंगे? ये मांसाहारी। तो इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो मोर, शेर, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब क्या है? मांसाहारी, ठीक। तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब हमने कहा ना कि ये प्राथमिक वाला उत्पादक पर, द्वितीयक देखिए ये इस पर, ठीक, अब ये इस पर, अब ये इस पर, हो गया। प्राथमिक वाला उपभोक्ता पर, द्वितीयक वाला प्राथमिक पर, तृतीयक वाला द्वितीयक पर। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तीनों टॉप
कंज्यूमर कहते हैं। टॉप कंज्यूमर ये भी मांसाहारी होते हैं। सांप, शेर, बाघ, चीता, बाज, ये सब क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। अब आता है नंबर अपघटक का। तो अपघटक में क्या है कि इस श्रेणी के अंतर्गत किसको रखा गया? कवकों और जीवाणुओं को, कवकों और जीवाणुओं को रखा गया। ये कवकों और जीवाणु को रखा गया है। तो कवकों और जीवाणु जो रखा गया है ना, तो करते क्या है कि देखिए ये क्या होता है कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि मरे हुए जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, तो इनकी शरीर की रचना किससे बनी? कार्बनिक पदार्थों से बनी। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? सड़ा करके उनको सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं और जिन्हें पौधे पुनः क्या करते हैं? अवशोषित कर देते हैं और अवशोषित करके भोजन बनाते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है? मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। आप देखते हैं फसल कटते हैं, फसलों के अवशेष खेतों में रह जाते हैं। तो जो फसल कटते हैं, फसलों के अवशेष खेतों में रह जाते हैं, फिर इसकी जुताई होती है। तो जुताई के बाद क्या होता है? एक फिर जो जुताई होती है, ऊपर के अवशेष मिट्टी के साथ नीचे के क्या होते हैं? ऊपर हो जाते हैं। तो क्या फिर बाद में जब दूसरी फसल आती है बोने के लिए, तो क्या वो चीज़ वहाँ रह जाते? नहीं, वो सड़ जाता है। और सड़ने के बाद जो होता है वह वहाँ के नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अतः मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक। तो एक उस शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाए और कार्बनिक पदार्थों को क्या किए? अपघटित किए। और अपघटित जब अपघटित शुरू कर देंगे, एक तो उनका चक्रण चलता रहेगा। ठीक। प्रकृति में उनका चक्रण क्या होता है? चलता रहेगा। दूसरा, इन जीवों को पोषक पदार्थ मिल गया और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ गई, उर्वरा शक्ति भी बढ़ गई। ठीक। लास्ट जो पांचवा जो लक्षण के आधार पे वर्गीकरण किया गया था जीव जगत का, वो जाति वृत्ति था। जाति वृत्तीय संबंध, ये जाति वृत्तीय संबंध था। अब देखिए जाति वृत्ति क्या है कि जैसे जीवों की विभिन्न जो जातियां होती हैं, संघ होते हैं, है ना, जब उनके जगतों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इन सभी जीवों के विकास, है ना भाई, जब उसका विभिन्न जातियों के संघों जगतों का अध्ययन जब करेंगे तो सभी जीवों के विकास में एक प्रकार का संबंध है। तो सभी जीवों के विकास में एक प्रकार का जो संबंध होता है, इसी संबंध को जाति वृत्ति कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, विकास अगर देखा जाए विकास की दृष्टि से, तो सबसे सरल आकोषकी क्या है? वायरस। और वायरस ऐसे जीव थे जिसमें क्या है? कुछ गुण निर्जीव के समान थे। तो जब निर्जीव के समान थे, है ना, तो इस कारण से इन जीवों को सजीवों निर्जीवों के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। अब संबंध है कि नहीं है जाति वृत्ति में। दूसरा होता है आकोषकी, और जो जीव है ना, आकोषकी जीवों से प्रोकैरियोटिक जो कोशिका, प्रोकैरियोटिक को जो कोशिका थी, तो इससे किससे बना? क्या बना? मोनेरा जगत बना। और इसके बाद तीन जगत जो था, तीनों जगत में हमने बताया था कि पादप कवक, है ना, तीन जगत में पादप कवक और जंतु तीनों का विकास हुआ। तो देखिए ऐसे में जब पादप कवक और जंतु का जब विकास हुआ, तो इसी से विभिन्न प्रकार के जीवों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और आज हम इसी के अंतर्गत विकास के जाति वृत्तीय संबंध के अंतर्गत हम 5 जगतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। इसके बाद हम जीवों के 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सबके अलग अलग लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।